नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अपने 12 ऑफ नवंबर के करंट अफेयर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। लेट मी टेल यू कि ये वीडियो सभी के लिए अवेलेबल होगा यूट्यूब पर आज, लेकिन इसका अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। दिवाली सेल चल रही है, फ्लैट 50% प्लस 10% आपको और ऑफ मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और इस पर्टिकुलर कोर्स में हम हर रोज 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर 10 में एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 8 जो है करंट से रिलेटेड होता है और जो 2 है वो स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड होता है, ताकि आपकी दोनों की प्रिपरेशन यहाँ पर अच्छे से चलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे टिग्रे रीजन के बारे में। इनफैक्ट इसके ऊपर तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था यूट्यूब पर, आपने देखा होगा। तो एक डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है काफी समय से इस पर्टिकुलर देश में, और यहां पर इस देश के अंदर अगर आप देखोगे तो इसका जो नदर्न रीजन है, नॉर्थ साइड में, वहां पर एक रीजन है जिसको कहा जाता है टिग्रे रीजन। तो यहां पर और थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताऊं तो इस देश के अंदर टोटल 10 रीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे हमारे देश के अंदर क्या होता है, जो स्टेट्स हैं अलग अलग इस तरह से डिवाइडेड है, तो उस देश के अंदर रीजन्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। तो टोटल 10 रीजन है उस देश के अंदर। दिस कंट्री इज ऑन द ब्रिंक ऑफ अ सिविल वॉर। वहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि सिविल वॉर भी हो सकती है। तो हम किस देश की बात कर रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? तो इसका राइट आंसर आप मुझे बताइए। तो ये होगा इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, इथियोपिया की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, इथियोपिया के ऊपर मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाया था कि वहां पर काफी बड़ी झड़प हुई है जो टिग्रे रीजन है। बेसिकली मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ये जो आप इथियोपिया देख रहे हो, यहां पर आपको नदर्न रीजन में ये आपका टिग्रे रीजन मिलेगा, ये नॉर्थ साइड में। तो यहां पर क्या होता है कि इथियोपिया के अंदर बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है उनके अलग अलग रीजन्स को, मतलब कि वहां पर उनके पास काफी पावर होती है, उनके खुद के ट्रूप्स भी होते हैं। तो जो इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो काफी कन्फ्रंटेशन में आ गई है टिग्रे रीजन में जो पॉलिटिकल पार्टी इस समय रूल कर रही है। तो इसको लेकर देश के अंदर ही एक तरह से आप कह सकते हो कि सिविल वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस रीजन के बारे में बता देगा, कुछ हिंट दे देगा। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि किस रीजन की हम यहां पर बात कर रहे हैं, किस देश की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे याद है कि कुछ समय पहले यूपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन भी आया था रिगार्डिंग गोलन हाइट्स को लेकर। तो गोलन हाइट्स किस रीजन में मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो टिग्रे रीजन है वो आपको इथियोपिया के अंदर मिलेगा। और इथियोपिया की जो बाउंड्रीज हैं इसको भी ध्यान रखिएगा कि ये किस किस देश के साथ शेयर करता है। एरिट्रिया हो गया नॉर्थ में, इधर सूडान है, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो केन्या, और यहाँ पर सोमालिया है। लेकिन जब हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं तो सिर्फ 4 देश इसके अंदर आते हैं। एक है आपका एरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया। यही 4 देश मिलकर बनाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहां पर क्या आपने रिसेंटली पढ़ा है रिगार्डिंग एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन। जी हां, ACABQ। क्या आपने रिसेंटली इसके बारे में कुछ सुना है? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। 3 स्टेटमेंट है यहां पर, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो पहले मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं। ये राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, दैट इज सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। जी हां, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है इसके अंदर। देखिए, ये जो एडवाइजरी कमिटी है ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन, ये रिलेट करता है आपका जनरल असेंबली ऑफ यूएन। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के अंदर आपको पता है कि कई तरह के ऑर्गन्स हैं, टोटल 6 ऑर्गन्स हैं। जैसे कि आपने सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में सुना होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वैसे ही एक और ऑर्गन है जिसका नाम है जनरल असेंबली। इसके अंदर क्या होता है, पूरे देश के प्रतिनिधि होते हैं इसके अंदर, जितने भी 193 कंट्रीज हैं यूएन के अंदर। तो यहां पर इसको संभालने के लिए, इसके बजट को एलोकेट करने के लिए, एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इन सभी चीजों को देखने के लिए एक एडवाइजरी कमिटी होती है जो इसके ऊपर रिकमेंडेशन देती है। तो यही है आपका एडवाइजरी कमिटी। आई होप कि ये चीज पहले आपको समझ में आ गई होगी। इसके अंदर टोटल 16 मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें यहां पर जो इलेक्ट किए जाते हैं 16 मेंबर, ये जनरल असेंबली के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। तो यहां पर पहला तो करेक्ट हो गया। दूसरा और तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में मैंने लिखा है कि जो मेंबर्स होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो 2 साल का होता है। जी नहीं, 2 साल का नहीं होता है, ये होता है 3 साल के लिए। 2 साल याद रखिएगा कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो जो 10 नॉन परमानेंट हैं उनका कार्यकाल 2-2 साल का होता है। लेकिन जब हम इस कमिटी की बात कर रहे हैं तो यहां पर 3 साल का कार्यकाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑन द बेसिस ऑफ अ ब्रॉड ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग जो रीजन है, जैसे कि आपका इंडो पैसिफिक हो गया, अफ्रीकन रीजन हो गया,
अलग अलग रीजन से यहाँ पर चुने जाते हैं। लेकिन एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बात ध्यान देने वाली, जो थर्ड स्टेटमेंट पर मैंने लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि मेंबर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्री। मतलब कि अगर कोई भारत से चुना जाता है तो क्या मतलब वो भारत का प्रतिनिधि कर रहा है? जी नहीं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये एडवाइजरी कमिटी है ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस। तो यहां पर कोई भी जो पर्सन है वो अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो अपने इंडिपेंडेंट पर्सनल कैपेसिटी में काम करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर वर्ड। मेंबर सर्व इन अ पर्सनल कैपेसिटी एंड नॉट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर स्टेट। तो यहां पर जो मेंबर्स हैं वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं अपने देश को, वो पर्सनल कैपेसिटी में इलेक्ट किए गए हैं अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन से। तो रिसेंटली मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है? क्योंकि इंडियन डिप्लोमेट जो है विदिशा मैत्रा, वो यहां पर चुने गए हैं एज अ मेंबर इन दिस एडवाइजरी कमिटी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। लेकिन जो वो चुने गए हैं वो भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट एक मेंबर की बॉडी है यहाँ पर 16 मेंबर की, जो यहाँ पर इन सभी चीजों को देखती है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा क्वेश्चन था लगभग सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा, इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। रिसेंटली आपने हरियाणा के अंदर रिजर्वेशन के बारे में सुना होगा, कोटा के बारे में सुना होगा। तो रिसेंटली हरियाणा ने पास किया है स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में यहां पर जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, हरियाणा के लोग हैं, द पीपल हु आर डोमिसाइल ऑफ हरियाणा स्टेट, उनको यहां पर ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसके ऊपर तो अलग से मैंने एक वीडियो भी बनाया था, यहां पर उस वीडियो में थोड़ा सा मैंने छोटा सा एक मिस्टेक कर दिया था, वो मैं अभी क्लैरिफाई कर दूंगा इस वीडियो में। तो पहले आप इसको सॉल्व करिए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी। जी हां, पहला और तीसरा दोनों ही गलत है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है। ऐसा क्यों? पहला स्टेटमेंट पर मैंने लिखा है कि 75% जो जॉब्स हैं वो रिजर्व की जाएंगी फॉर द पीपल ऑफ हरियाणा, ये बात सही है। लेकिन इन द स्टेट एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जी नहीं, यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो नौकरियां दी जाती हैं, क्या उसमें रिजर्वेशन होगा? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्राइवेट नौकरियों की। जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसके अंदर जो जॉब्स हैं वो 75% रिजर्व किया जाएगा हरियाणा के लोगों के लिए। तो पहला वाला गलत हो जाएगा कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है इसके अंदर। दूसरा है, यहां पर मैंने लिखा है कि किनके लिए ये जॉब रिजर्व की जाएगी, क्या सभी के लिए है? जी नहीं, जिनकी सैलरी 50,000 तक ही है, 50,000 से ऊपर की जिनकी सैलरी है उनके लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन जब मैं वीडियो बनाया था अपना हरियाणा के ऊपर, शायद मुझसे गलती से निकल गया कि 50,000 से ऊपर वालों के लिए। जी नहीं, 50,000 से कम जिनकी ग्रॉस सैलरी होती है उन्हीं के ऊपर ये सारी चीजें अप्लाई की जाएंगी। तो सेकंड वाला तो यहां पर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए, यहां पर आपको जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हो तो एक एक चीज पर ध्यान देना। यहां पर मैंने लिखा है कि हरियाणाज बिल, ये जो पर्टिकुलर बिल आया है, इट इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16। देखिए अभी कहीं पर प्रूव नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने या फिर किसी हाई कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 16 को। आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 बात करता है यहां पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीजें होती हैं वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसके बारे में वो बात करता है। तो अभी ये मामला हो सकता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अलग अलग जगह जाए, तो वहां पर जब डिसाइड किया जाएगा तब हम इसको कह सकते हैं। लेकिन अभी मैंने क्या लिख दिया है? इट इज इन वायलेशन, जो कि अब ये गलत हो जाएगा। अगर मैं लिखता यहां पर हरियाणा बिल में बी इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16 तो हो सकता है ये शायद करेक्ट हो, लेकिन अभी के लिए ये स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा करंट अफेयर से, और यहां पर एक एक जो वर्ड्स होते हैं उसके ऊपर ध्यान देना होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहां पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहां पर रिसेंटली अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक यूएन की बॉडी है, यूनाइटेड नेशन के अंदर आपने सुना होगा बहुत सारे हैं, WHO हैं, इस तरह की बहुत सारी बॉडी हैं। तो उसमें से एक पर्टिकुलर बॉडी ने रिसेंटली लॉन्च किया है फूड कोएलिशन, ठीक है, फूड कोएलिशन यहां पर लॉन्च किया गया है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि किस बॉडी ने इसको लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन, बहुत सिंपल है, FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आप कंफ्यूज मत हो जाना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम नहीं होगा। तो रिसेंटली यहां पर फूड कोएलिशन जो है ये लॉन्च किया गया है। अब देखना यहां पर और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं कि बाई चांस आप अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसको ध्यान रखिएगा
इट हैज़ बीन प्रपोज बाय इटली। ये जो फूड का कोएलिशन है, मतलब आप समझ सकते हो ना, कोएलिशन का मतलब क्या होता है कि कई सारे देशों को एक साथ लेकर आना, कोएलिशन बनाना, और किस चीज़ से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ, जो खाने की समस्या होती है, हंगर की समस्या है, इसको मिटाने की कोशिश करना, इसीलिए ये बनाया गया है। और इसको प्रपोज किसके द्वारा किया गया था, इटली के द्वारा। और इसको लीड किसके द्वारा किया जा रहा है, ये किया जा रहा है बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मेन एम क्या है कि जो एग्रीकल्चरल फूड सिस्टम होता है आपका, वहां पर रिजिलियंस लेकर आना, मतलब उसके अंदर मजबूती लेकर आना, ताकि पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन में यहां पर हर एक देश को फूड की सप्लाई मिलती रहे। और ये जो अलायंस है, ये जो पूरा कोएलिशन है, बेसिकली अभी ये शुरुआती दौर है, लेट्स सी कि कितने देश इसके अंदर आते हैं। इट वुड वर्क एज अ नेटवर्क ऑफ अलग अलग जो नेटवर्क्स होते हैं देशों के, उसके साथ इनको जोड़ा जाएगा। मल्टी स्टेक होल्डर्स होंगे इसके अंदर, एनजीओज होंगे, कॉर्पोरेट बॉडीज होंगी, सभी को इसके अंदर एक साथ लाने की कोशिश की जाएगी ताकि फूड से रिलेटेड समस्या को यहां पर हटाया जा सके। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहां पर आपको बताना है गडजिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी के बारे में। तो ये किस चीज से रिलेटेड है, क्या आप मुझे बता सकते हो? फिर से ये वापस से न्यूज में आया है, मैं आपको बताऊंगा आखिरकार ये न्यूज में क्यों है। लेकिन यहां पर आपको बताना है कि गडजिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी, ये हमेशा न्यूज में रहता है और ये काफी पहले भी बनाया गया था कमेटी। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो ये किस चीज से रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। जी हाँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम टाइम में कि ये पोल्यूशन की अक्सर चर्चा चलती रहती है दिल्ली एनसीआर में, तो कई लोग सोचेंगे ये होगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा डिफेंस एक्सपेंडिचर, ये भी गलत है। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को लेकर, आत्मनिर्भर भारत को लेकर कंफ्यूज किया जा सकता है आपको एग्जाम टाइम में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो यहां पर अभी हुआ क्या है बेसिकली कि इस कमेटी ने ये बोला कि इसको इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन बना देना चाहिए। गडजिल कमेटी ने बोला था कि पूरा ही इसको बना देना चाहिए। कस्तूरी रंगन ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया था। लेकिन यहां पर मेनली दिक्कत क्या आ रही है कि अगर इनकी कमेटी के रिकमेंडेशन लागू हो जाएंगे तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं, आसपास के जो पूरे एरियाज हैं, वहां पर किसी प्रकार का डेवलपमेंट एक्टिविटीज नहीं देखने को मिलेगा। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कई सारी जो चीजें होती हैं, वो देखने को नहीं मिलेगा। और यहां पर क्या हुआ है कि रिसेंटली केरला बेस्ड एक एनजीओ है जो कि फार्मर्स पर ध्यान देता है, वो चला गया है सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने यहां पर कहा है कि जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करने के लिए, अभी के लिए ड्राफ्ट है, लागू नहीं हुआ है। तो यहां पर उसको लागू होने से पहले इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए, ऐसा इस एनजीओ का कहना है जो फार्मर्स के ऊपर ध्यान रखता है। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये रीजन आपको पता होना चाहिए। तो अगर इनके रिकमेंडेशन, दैट इज माधव गडजिल और जो कस्तूरी रंगन कमेटी के इनके जो रिकमेंडेशन अगर लागू हो जाएंगे इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के थ्रू, तो वहां पर केरला के अंदर करीब 123 ऐसे एग्रीकल्चरल विलेजेस हैं जो कि इसके अंदर आते हैं, इस वेस्टर्न घाट के अंदर। अब इसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर किसी भी प्रकार की जो रोड्स हैं, कई सारी फैसिलिटीज हैं, वो यहां पर स्टार्ट नहीं हो सकेंगी, क्योंकि यहां पर फॉरेस्ट वगैरह को काटना, हटाना ये अलाउड नहीं होगा। तो ये एनजीओ का कहना है कि इसकी वजह से करीब 22 लाख लोग जो हैं वो इंपैक्ट हो सकते हैं और जो इकोनॉमी है एक तरह से केरला की, वो क्रिपल हो सकती है। तो ये मेन कारण है जिसकी वजह से ये जो एनजीओ है वो चला गया है सुप्रीम कोर्ट। अब लेट्स सी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या कदम लेता है, क्या यहां पर कुछ एक्सेप्शन करता है, क्योंकि इसका भी लागू करना जरूरी है। यहां पर अगर हम एनवायरमेंट को भी ध्यान नहीं देंगे तो कैसे चीजें हो पाएंगी। तो एक बैलेंस बनाना जरूरी है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में आपको कई प्रकार से चीजें पूछी जा सकती हैं, इसको ध्यान रखना है। और यहां पर भी आप देख सकते हो कि एक बार यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया था कि कहां से कहां तक वेस्टर्न घाट का जो विस्तार है वो होगा। तो आप देख सकते हैं कि गुजरात भी इसके अंदर आता है, महाराष्ट्र है, इसके अलावा गोवा, फिर कर्नाटका और इसके अलावा केरला और तमिलनाडु। तो ये 6 जो राज्य हैं ये सभी इसके अंदर आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। यहां पर आपको बताना है अगेन एक ब्रिज के बारे में। क्या आपने सुना है इसके बारे में? डोबरा चंथी ब्रिज, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हो ये कहां पर है, किस चीज से रिलेटेड है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं पहले आपको बता देता हूं, ये होगा आपका ऑप्शन। अगर आप पहला सोच रहे हो कि सही है, लेकिन नहीं, इट इज रॉन्ग। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा ही यहां पर सही है। देखिए, इस ब्रिज को रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। जी हां, ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है, जो तहरी गढ़वाल का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इसको बनाया गया है। तो पहला वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा कि ये हिमाचल प्रदेश नहीं है। और दूसरा बताया जा रहा है
है कि ये भारत का लॉन्गेस्ट मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है। सस्पेंशन मतलब जो वायर के थ्रू, एक सस्पेंशन के थ्रू यहां पर उसको लगाया जाता है, तो ये सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है जो कि बताया जा रहा है कि लॉन्गेस्ट होने वाला है, करीब 440 मीटर का। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो कि जो टेहरी वाला पूरा रीजन है, आपने टेहरी डैम वगैरह सुना होगा, वहीं पर इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है ट्रैवनकोर टॉर्टोइस के बारे में। लेट मी टेल यू कि मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि रिसेंटली पाया गया है कि जो ट्रैवनकोर टॉर्टोइस हैं उनकी संख्या यहां पर बढ़ी है, और इसको लेकर द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल पूछा गया था। और अक्सर यूपीएससी की आदत होती है कि इस तरह से जो आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ट्रैवनकोर टॉर्टोइस के बारे में हम जानेंगे। 3 स्टेटमेंट हैं, लेट मी नो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज पहला और दूसरा सही है, तीसरा यहां पर गलत हो जाएगा। पहला यहां पर क्या लिखा है कि इट प्राइमरीली फीड्स ऑन ग्रासेस एंड हर्ब्स। जी हां, ये बात सही है। अब मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपका काफी लार्ज साइज का होता है, आप देख सकते हो यहां पर, और ये आर्टिकल आया था द राइज ऑफ ट्रैवनकोर टॉर्टोइस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ ग्रासेस और हर्ब्स भी खाता है, ये ओमनीवोरस है, आप एक तरह से कह सकते हो। जो छोटे इंसेक्ट्स हैं इन सबको भी ये खाता है, लेकिन प्राइमरीली मतलब अगर आपके एग्जाम में आ सकता है कि मेन डाइट क्या है इसका, तो ग्रासेस और हर्ब्स होगा। ये आपको ध्यान रखना है, पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्यों करेक्ट है, क्योंकि ये सिर्फ वेस्टर्न घाट तक ही सीमित हो गया। मैंने अभी आपको जो पिक्चर दिखाई वेस्टर्न घाट की, यहां पर ये यहीं तक सीमित है। और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो जो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु है, इन्हीं 3 राज्यों में अभी आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या ये सिर्फ ईस्टर्न घाट तक सीमित है? जी नहीं, ये सिर्फ वेस्टर्न घाट तक ही इसका जो विस्तार है वो रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा यहां पर गलत है दोस्तों, क्योंकि मैंने लिखा है कि इट इज अंडर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट ऑफ IUCN। आपको पता है IUCN के द्वारा एक रेड लिस्ट डेटा बुक जारी की जाती है, उसके अंदर अलग अलग जो वल्नरेबिलिटी है उसके हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता है। तो यहां पर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में नहीं है, इट इज अंडर द वल्नरेबल कैटेगरी। IUCN रेड लिस्ट के वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये शेड्यूल 4 में आता है। ठीक है, तो दोनों चीज आपको याद रखना है कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में आता है, और शेड्यूल 1 आपने पता होगा कि जो सबसे ज्यादा डेंजर में होते हैं, जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गए, इस तरह के जो आपके स्पीसीज होते हैं वो आपके शेड्यूल 1 में लाते हैं। लेकिन ये शेड्यूल 4 के अंदर है और ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। और इस तरह की पिक्चर आप ध्यान रखिएगा, काफी ह्यूज साइज का ये आपका टॉर्टोइस होता है जो कि वेस्टर्न घाट में इस समय सीमित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। रिसेंटली क्या आपने सुना नेशनल लीगल सर्विसेज डे के बारे में? लेट मी टेल यू, ये 9 नवंबर को मनाया जाता है, नेशनल लीगल सर्विसेज डे। इससे रिलेटेड मैंने 2 स्टेटमेंट डाला है, लेट मी नो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। नेशनल लीगल सर्विसेज डे, आप खुद सोच के देखो, अगर हम लीगल सर्विसेज डे मना रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल अर्थ ये हुआ कि जो हमारे नागरिक हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते लीगल एडवाइसेस के लिए, एडवोकेट को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको किस तरह से हम सुविधा पहुंचा सकते हैं, उनको लीगल एडवाइस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके लिए ये डे मनाया जाता है। सो इट इज सेलिब्रेटेड every year on 9th November to spread awareness for ensuring reasonable, fair and justice प्रोसीजर फॉर ऑल सिटीजन। तो सभी नागरिकों के लिए एक सेम प्रोसीजर हो, सेम तरह की यहाँ पर जो जस्टिस है वो मिल सके, इसके लिए नेशनल लीगल सर्विसेज डे मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो यहाँ पर अब आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा तो आप मिस्टेक कर जाओगे। क्यों? क्योंकि पहली बार इसको स्टार्ट कब किया गया था? 1995 में किया गया था, बात सही है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा नहीं, इसको किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 1995 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था, टू प्रोवाइड हेल्प एंड सपोर्ट टू पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो यहां पर जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको फ्री लीगल सर्विसेज और इस तरह की चीजें दी जाती हैं। ठीक है, जहां पर भी मैटर्स पेंडिंग है, जैसे सिविल का मैटर हो गया, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर मैटर हो गया, रेवेन्यू कोर्ट हो गया, कई सारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं, हर जगह यहां पर उनको फ्री में सर्विसेज देने की बात कही जाती है इस पर्टिकुलर डे पर। इनफैक्ट आपको पता होगा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है हमारी DPSP, जो पार्ट 4 के अंदर आता है, उसमें भी अगर आप देखिए तो आर्टिकल 39A के अंदर लिखा हुआ है ये चीज। और आपको पता होगा कि ओरिजिनली ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, जो अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42
इंदिरा गांधी जी के समय, उस समय ये पर्टिकुलर इसको ऐड किया गया था। और इसके अंदर यहां पर बताया गया है कि स्टेट शैल एंश्योर द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रोमोट्स जस्टिस ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो यहां पर सभी नागरिकों को फ्री लीगल सर्विसेज दी जा सकें, लीगल सिस्टम को बेहतर किया जा सके। इसके लिए जो राज्य हैं, राज्य का मतलब है स्टेट है बेसिकली, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सभी मिलकर यहां पर जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको भी लीगल सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। ये अभी डीपीएसपी के अंदर है, ठीक है। आपके एग्जाम में आ सकता है, क्या ये फंडामेंटल राइट है? जी नहीं, ये फंडामेंटल राइट अभी के लिए नहीं है। लेट्स सी कि क्या आगे हो भी सकता है, हो सकता है जब यहां पर रिसोर्सेज वगैरह प्रॉपर हो जाएंगे सरकार के पास, तब कर सकते हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन, पहले ये आपका उसके अंदर था, डीपीएसपी के अंदर था, फिर आगे चलकर इसको सर्व शिक्षा अभियान के तहत और राइट टू एजुकेशन के तहत यहाँ पर इसको फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए दोस्तों रिलेटेड टू जो करंट अफेयर्स हैं। अब आखिरी के 2 क्वेश्चन हम करेंगे रिलेटेड टू स्टैटिक पार्ट। पहला है क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर आपको बताना है सुनामी के बारे में। आई एम श्योर सुनामी तो आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि सुनामी जो एक बहुत ही जायंट वेव्स होते हैं, जो कि क्यों होता है बेसिकली, जो सी के नीचे, जो समुद्र के नीचे अर्थक्वेक होता है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, इसकी वजह से सुनामी आती है। ये तो हम सबको पता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे यहां पर यह है, द स्पीड, जो सुनामी की स्पीड होती है वो किस पर मेनली डिपेंड करती है? द सुनामी वेव्स इन ओशियन लार्जली डिपेंड्स ऑन व्हाट? तो यहां पर 4 ऑप्शन है, लेट मी नो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ओशियन डेप्थ। जी हां, ओशियन डेप्थ की वजह से। यहां पर कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन सी के साथ कि डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, मतलब कि यहां पर जो तट है और ये आपका ओशन हो गया, तो जितना दूरी होगी तट और इस पर्टिकुलर के बीच में, उसकी वजह से यहां पर स्पीड डिपेंड होता है। जी नहीं, वो बेसिकली हाइट डिपेंड करता है उसके ऊपर। यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो जितना ज्यादा डेप्थ होगा ओशन का, उसके हिसाब से यहां पर जो स्पीड है वो आपकी बढ़ती जाएगी। और आपको पता होगा कि यहां पर हाइट ज्यादा नहीं होता है ओशन में, जो सुनामी की हाइट्स है वो ज्यादा नहीं होती हैं। सुनामी की हाइट ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि लैंड जैसे जैसे ये तट पर आने लगेगा वैसे वैसे यहां पर हाइट बढ़ जाती है बेसिकली। तो ये हाइट की वजह से होता है यहां पर जो डिस्टेंस है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि स्पीड कैसे होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ ocean depth. The tsunami speed depends on ocean depth rather than the distance from the source of the wave. और ये भी बताया जाता है कि जो इसका स्पीड है जेट प्लेन के रफ्तार से भी फास्ट हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है कि जो 3 ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें लिखी गई हैं यहां पर, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और प्रीएम्बल, यहां पर कौन कौन सी चीजें रिवील करती हैं द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट? क्या आप बता सकते हो? जो भारत के राज्य हैं, जो भारत है बेसिकली एक तरह से कह सकते हो, जो इंडिया है, उसमें कौन कौन सी ये 3 चीज में से कौन कौन सी चीजें सेक्युलर कैरेक्टर को रिवील करती हैं, दर्शाती हैं उसके अंदर? मतलब इनके अंदर जितनी भी चीजें लिखी गई हैं, क्या वहां पर सेक्युलर के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्या आप बता सकते हैं? तो देखिए, कई लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रियम्बल के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जो सेक्युलर वर्ड है वो तो आपका 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। तो कई लोग सोचेंगे चलो ठीक है, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है सेक्युलर शब्द, तो ये प्रियम्बल ही होगा। और कई लोग इसको 3rd मार्क करके आ जाएंगे, 3 ओनली। लेकिन लेट मी टेल यू, जरूरी नहीं है कि यहां पर सेक्युलर वर्ड का इस्तेमाल किया हो तभी हम सेक्युलर कहलाएंगे। इट डजंट मैटर। फंडामेंटल राइट्स में कई ऐसी चीजें हैं जो कि दिखाती हैं कि हमारा जो संविधान है, भारत है, वो सेक्युलर कैरेक्टर का है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कई ऐसी चीजें लिखी गई हैं जहां पर बताया जाता है और दिखाता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे देश की, हमारे संविधान की, वो सेक्युलर है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहां पर आर्टिकल 15 के अंदर आपने सुना होगा, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। मतलब कि राज्य धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक का यहां पर मतभेद नहीं करेगा किसी भी नागरिक के साथ। तो अगर आपका ये रिलीजन है तो आपके साथ ये ट्रीटमेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर हमारा सेक्युलर कंट्री है, जरूरी थोड़ी है कि हमें यहां पर सेक्युलर लिखना ही पड़ेगा तभी हम सेक्युलर बनेंगे। तो दूसरा यहां पर जैसे ये हो गया फंडामेंटल राइट, तो ये भी आपका आएगा फंडामेंटल राइट इसके अंदर। इसके अलावा जो सेकंड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अंदर भी कई सारी चीजें हैं। यहां फॉर एग्जांपल आर्टिकल 44, जैसे कि यहां पर बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है उसको एंडेवर करना चाहिए टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब
कि सभी यहाँ पर धर्म से रिलेटेड, शादी ब्याह से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपका एक यूनिफॉर्म सिविल कोड में आए। ऑब्वियस सी बात है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जरूरी नहीं है कि ये अभी होगा ही, लेकिन हाँ ये एक तरह से दर्शाता है कि ये भी सेक्युलर फैब्रिक है हमारे देश के अंदर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे देश का वो भी सेक्युलर नेचर का है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही होगा और इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि 12 नवंबर का अगेन आपको जानने को मिला होगा। आप ऐप पर जा सकते हैं अगर आप इस कोर्स को पूरी तरह से परचेज करना चाहते हैं। डेली यहाँ पर एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, पिछले ओल्ड भी आप यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज है वो आप देख सकते हो। तो आई होप कि आपको पसंद आया आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।